मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर निवेश में ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर 1 करोड़ 1 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठगी गई रकम में से 23 लाख रुपए फ्रीज कर पीड़ित को वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से सोशल मीडिया पर अनजान लोगों के झांसे में न आने और किसी भी निवेश से पहले पूरी जाँच करने की अपील की है। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर में मुकदमा अपराध संख्या 22/26 जो कि 1 करोड़ के साइबर फ्रॉड से संबंधित है पंजीकृत किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज हमारे साइबर थाना की टीम ने एक व्यक्ति जिनका नाम अब्दुल कदीर पुत्र अब्दुल कद्दूस है, जो सहारनपुर गंगो के रहने वाले हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है। इनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है और इनके द्वारा जो है अपने खातों में साइबर फ्रॉड मनी मंगाकर जो है कमीशन प्राप्त किया गया है। इनके पास से हमें 2 खाते मिले हैं। इन दोनों खातों में जो है लगभग 20 लाख रुपए जो है आना जो है वह प्रतिबिंबित है और इनके 2 खातों में 5 राज्यों से 5 शिकायतें भी दर्ज हैं, जिसपे 10,40,700 रुपये की धोखाधड़ी की धनराशि आई है। इसके अतिरिक्त इनके 2 और खाते हैं पीएनबी और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के, जिनमें 11 लाख से अधिक की धनराशि आई हुई है, जिसकी जांच चल रही है। इसी क्राइम नंबर के संबंध में मैं आपको यह भी बता दूं कि जनपद मुजफ्फरनगर की साइबर थाना टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 23 लाख रुपए जो है वो फ्रीज करा दिया है, लियन करा दिया है और जिसे वादी मुकदमा को उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी प्रचलित है। मुजफ्फरनगर के भोपा स्थित जनता बैंक्वेट हॉल में केआईए क्लासेस द्वारा करियर काउंसलिंग सेमिनार और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रसिद्ध शिक्षक विवेक सर ने छात्रों को सफलता के लिए मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस दौरान 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं विवेक सर ने नीट पेपर लीक मामले पर चिंता जताते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और पूरे आयोजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मेरा नाम विवेक कुमार है। आज अक्षय सर के किया क्लासेस का प्रतिभा सम्मान समारोह था, जिसमें जो होनहार अभ्यर्थी जिन्होंने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लेकर आए उन सबको सम्मानित किया है। बहुत अच्छे प्रतिभाशाली बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। टिप्स में जैसे कि भाई किस तरह से आपको एक 6वीं से लेकर 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षाओं में किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, टाइम टेबल कैसे मैनेज करना चाहिए, डिमोटिवेट है आप तब क्या किस प्रकार से आपको आगे अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ाना चाहिए, उन सबके संबंध में ही हम लोगों ने यहाँ पर बात की। नहीं, रिटर्न नहीं, इस पर तो मैं कहता हूँ कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप करोड़ों अभ्यर्थियों के भविष्य से खेल रहे हैं। अगर किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाता है, डिमोटिवेट होकर, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये तो सरकार को बहुत ही सख्त नीति अपनानी चाहिए और अगर सरकार सख्ती पाएगी तो रुक जाएगा। अगर ये नहीं रुक रहा तो इसका मैं तो यही सोचता हूँ कि सरकार का ही इसमें कोई ना कोई हाथ होगा, तभी नहीं रुक पा रही। लगातार हर साल लीक होते जा रहे हैं। कोई साल तो रुके, कोई एग्जाम तो रुके। बहुत सारे आगे मौके हैं, भारत बहुत आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अपने अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने अपने आगे भविष्य को तय करके, लक्ष्य को तय करके अच्छे से मेहनत करें, जरूर सफलता मिलेगी। अक्षय चौधरी, डायरेक्टर किया क्लासेस भोपाल। आज प्रोग्राम रखे हैं। आज हमारे पास 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम होने वाले हैं। एक तो हमने रखा है कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का, जिसमें अक्सर बच्चों को 12th के बाद समस्या आती है, उनका पूरा फील्ड एक्सप्लोर कराने का। और सेकंड वन चीज, आज मेरे लिए नहीं पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी गर्व की बात है, एक ऐसे महान व्यक्ति, एक ऐसे स्टार एजुकेटर विवेक सर, जिनको हम भली भांति जानते हैं, वो हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। तो इस क्षेत्र के लिए, सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे आज वर्दी पहन के घूम रहे हैं और उसमें से हम तो एक बहुत छोटी कड़ी हैं। तो मैं उनका और सभी छात्रों की साइड से उनका बड़ा स्वागत आज कर रहे हैं और बड़ा धन्यवाद भी उनको कहते हैं, उन्होंने समय हमारे लिए निकाला। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के कथित विवादित बयानों को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। संयुक्त हिंदू मोर्चा और शिवसेना नेताओं ने प्रेस बयान जारी कर राजकुमार भाटी पर हिंदू समाज की सम्मानित जातियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। संयुक्त हिंदू मोर्चा अध्यक्ष मनोज सैनी ने कहा कि जो व्यक्ति राजकुमार भाटी को जूता मारेगा उसे प्रति जूते के हिसाब से 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही मुजफ्फरनगर आने पर उनका विरोध करने की चेतावनी भी दी गई है। सभी साथियों को जय श्री राम, जय भीम, हर हर महादेव। मैं मनोज सैनी, अध्यक्ष संयुक्त हिंदू मोर्चा। साथियों, पिछले काफी समय से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के द्वारा
हिंदू समाज की सम्मानित जातियों के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए जा रहे हैं। सबसे पहले वो मोहम्मद पैगंबर को भगवान श्री राम से बड़ा समाज सुधारक बताते हैं। इसके बाद ब्राह्मण समाज की महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान देते हैं। और हद तो जब हो गई जब उन्होंने अपनी बिरादरी की महिलाओं को और सम्मानित जाट समाज की हमारी महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक उन्होंने अभी बयानबाजी करी। उससे बड़े शर्म की बात यह रही जिस वक्त उन्होंने जाट समाज में गुज्जर समाज की महिलाओं के बारे में गलत बोला, उस टाइम वहां पर हमारे राकेश टिकैत जी भी वहां पर उपस्थित थे, जिससे बहुत ही बड़ी शर्मनाक घटना ही रही। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन हिंदू समाज के युवाओं को आज आह्वान करना चाहूंगा कि हिंदू विरोधी राजकुमार भाटी के सिर पर जो व्यक्ति जूते बजाएगा उस व्यक्ति को 1100 रुपए प्रति जूते की दर से संयुक्त हिंदू मोर्चा के द्वारा इनाम दिया जाएगा और उसका भव्य अभिनंदन समारोह किया जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति केवल जूतों के लायक है और इस पर जूते बजने ही चाहिए। और ऐसे व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें हिंदू समाज में इतना खोट लगता है और मुस्लिम समाज तुम्हें अच्छा लगता है तो आप तुरंत हिंदू समाज को छोड़कर आप मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लो। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को हाई कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला, जहां स्वास्थ्य भवन और कचहरी परिसर के आसपास बने वकीलों के अवैध चैम्बरों पर बुलडोजर चला दिया गया। सुबह से ही नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही बुलडोजर मौके पर पहुंचे, बड़ी संख्या में वकील वहां इकट्ठा हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कई जगह पुलिस और वकीलों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य भवन और कचहरी के आसपास बने करीब 240 अवैध चैम्बरों को हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद नगर निगम ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर खुद अवैध निर्माण हटाने के लिए समय दिया था। हालांकि तय समय सीमा पूरी होने के बावजूद चैम्बर नहीं हटाए गए, जिसके बाद प्रशासन को बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का हंगामा न हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पीएसी भी तैनात की गई। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए रहे। कई वकीलों ने इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। वहीं प्रशासन का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना जरूरी था और अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी इसी तरह अभियान जारी रहेगा। फिलहाल लखनऊ में हुई इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और कानूनी गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। प्रशासन इसे अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई बता रहा है, जबकि वकीलों का विरोध लगातार जारी है। मेन चीज ये है कि ये इलीगल है और इनको जो फोर्स है, जितना फोर्स यूज करना चाहिए उतना फोर्स यूज करना चाहिए। और मेन चीज ये है कि मेरा सवाल मतलब गवर्नमेंट से ये है कि इसमें जो भी नोटिस दी गई है ना, वो नोटिस अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। और अब बात की जाए लीगलिटी की और वो लीगलिटी की, तो राइट टू प्रोफेशन हमारा लीगल राइट है। ये 80 लोग का 100 लोग का जो चैम्बर है, हर चैम्बर से 10 लोग जुड़े हुए हैं, 10 लोग की फैमिली जुड़ी हुई है और मोर देन 5000 लोग के इसमें स्टेक्स इन्वॉल्व हैं और सबकी जीवनी छीन रही है गवर्नमेंट। अगर वकील हम लोग नगर निगम स्वयं नहीं आ रहा है, नगर निगम स्वयं नहीं, चैम्बर में रामायण अखंड पाठ का रामायण पाठ रखा गया था। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट और बस स्टैंड इलाके में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया। देर रात शुरू हुई इस कार्रवाई में फुटपाथों और सार्वजनिक रास्तों पर सालों से कब्जा कर चल रही अवैध दुकानों को हटाया गया। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और किसी भी विरोध या हंगामे से निपटने के लिए आरपीएफ, रेलवे विभाग और हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि यह पूरा क्षेत्र रेलवे परिसर के अंतर्गत आता है, इसलिए सार्वजनिक सुविधा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी था। इस कार्रवाई के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी यूपी के योगी मॉडल की चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से रास्तों पर कब्जे के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कच्छ से भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट पर मंडरा रहे खतरे के बीच गुजरात के कच्छ बंदरगाह पर करीब 20,000 टन एलपीजी लेकर सिमी नाम का बड़ा टैंकर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला यह जहाज 13 मई को होर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत पहुंचा। जहाज को कच्छ पोर्ट की ऑयल जेटी नंबर 1 पर लगाया गया है, जहां जल्द ही एलपीजी की अनलोडिंग शुरू की जाएगी। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट और तेल गैस सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच भारत के लिए यह खेप बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इस सप्लाई से देश में एलपीजी उपलब्धता को मजबूती मिलेगी और बाजार में संभावित संकट को भी काफी हद तक टाला जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। ऐसे में समय पर भारत पहुंची यह एलपीजी खेप राहत देने वाली साबित हो सकती है। दिल्ली में महंगाई का एक और बड़ा झटका देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सीएनजी की कीमतों में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी कर दी गई है। आज से सीएनजी ₹1 प्रति किलो और महंगी हो गई है। नई दरें लागू होने के बाद अब दिल्ली में सीएनजी ₹80.09 प्रति किलो मिलेगी, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में इसकी कीमत बढ़कर ₹88.70 प्रति किलो पहुंच गई है। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 2 दिनों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 15 मई को भी सीएनजी के दामों में ₹2 प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी। लगातार बढ़ रही कीमतों से ऑटो, टैक्सी और कमर्शियल वाहन चालकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। चालकों का कहना है कि पहले ही पेट्रोल, डीजल और जरूरी सामानों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सीएनजी महंगी होने से उनकी आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं आम लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों का असर अब रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है। ऑटो और टैक्सी किराए बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। कई वाहन चालकों ने सरकार से जल्द राहत देने की मांग की है। दिल्ली में लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष इसे महंगाई का बड़ा मुद्दा बता रहा है, जबकि आम जनता बढ़ते खर्चों के बीच राहत की उम्मीद कर रही है। क्या नाम है, 1300-1400 रुपए की सीएनजी डलवाते हैं इसमें, और इतने का भाड़े भी नहीं मिलते। आज कितना दाम बढ़ा है? आज क्या नाम है, ₹2 बढ़ गए, ₹1 बढ़ गया कम से कम। क्या असर पड़ रहा है आप लोग पे? भाई असर तो सर क्या नाम है, रोजगार पे क्या नाम है असर है ही। भाड़े इतने नहीं हैं, पार्टियाँ भाड़े नहीं देती बिल्कुल भी, तो काम पे फ़र्क तो है ही। क्या नाम है, जो बात है। क्या कुछ उम्मीद करते हैं आपको सरकार? भाई उम्मीद तो यही है कि गवर्नमेंट क्या नाम है महंगाई को कम करे और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर सुधार करे। क्या नाम है भाई, जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास का आदमी है, वो कहाँ से क्या नाम रोज़गार करेगा, क्या करेगा, बच्चों को कहाँ से पालेगा वो, ये बताइए। सीएनजी के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, इस पर हम ड्राइवरों पर बहुत इसका गहरा असर पड़ा हुआ है। और हम लोग सीएनजी कटौती इस गर्मी में खड़ी गाड़ी पे एसी भी नहीं चला पा रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अभी तो चलो ठीक है, अभी 1-2 रुपये बढ़ रहे हैं, इस हिसाब से अगर पैसा बढ़ेगा तो आने वाले समय में हम भी अपनी गाड़ियों के रेट बढ़ाएंगे, तो फिर ये लोग फिर ये बोलेंगे लो टैक्सी मनमानी कर रहे हैं ये, और इसमें सभी लोगों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा इसको। मैं तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो सीएनजी के रेट हैं या पेट्रोल डीजल जो भी हैं, जैसी भी गाड़ियाँ रोड पर चल रही हैं, उस पर गंभीरता लेते हुए और उस पर संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी उस पर अपना विचार विमर्श करें इस पर। बिहार के छपरा जिले से एक बड़ी और खास खबर सामने आई है, जहां देश के प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी अपने दौरे पर पहुंचे। गौतम अडानी के छपरा पहुंचने को लेकर पूरे इलाके में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक संगठनों के सदस्य और गायत्री परिवार से जुड़े लोग मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी रखी गई थी। अपने छपरा दौरे के दौरान गौतम अडानी अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ मस्तीचक पहुंचे। यहाँ पहुंचकर दोनों ने सबसे पहले गायत्री मंदिर में विधि विधान और श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान के दौरान गौतम अडानी और प्रीति अडानी ने देश की सुख समृद्धि और समाज के कल्याण की कामना की। पूजा के दौरान मंदिर परिसर में मौजूद लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद गौतम अडानी ने अखंड ज्योति अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया और कहा कि समाज के हर वर्ग तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने अस्पताल परिसर का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान गौतम अडानी ने गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इसे सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गौतम अडानी के इस दौरे से क्षेत्र में विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को नई पहचान मिल सकती है। गौतम अडानी के इस बिहार दौरे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और कार्यक्रमों की भव्यता ने इस दौरे को खास बना दिया। फिलहाल छपरा में गौतम अडानी का यह दौरा चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है।
देश के गृह मंत्री अमित शाह 18 मई को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंच रहे हैं। अमित शाह का यह दौरा सुरक्षा, विकास और आदिवासी संस्कृति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अपने दौरे के पहले दिन गृह मंत्री नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे और स्थानीय ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं और जरूरतों को जानेंगे। इसके बाद वे जगदलपुर के आसना ग्राम स्थित बादल यानी बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर संस्था में आयोजित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां स्थानीय आदिवासी कलाकार पारंपरिक प्रस्तुतियां देंगे। अमित शाह अपने प्रवास के दौरान नक्सल उन्मूलन अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले जवानों, पुलिस अधिकारियों, समाज प्रमुखों, बस्तर के पत्रकारों, शहीद जवानों के परिजनों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों का सम्मान भी करेंगे। गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर पूरे बस्तर संभाग में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जबकि कार्यक्रम स्थलों पर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। अमित शाह के दौरे को बस्तर में विकास और शांति के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति और आस्था के रंग में रंगी नजर आ रही है। पुरुषोत्तम मास के पहले दिन लाखों श्रद्धालु पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे, जहां सुबह से ही सरयू नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने पवित्र सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान श्री राम और भगवान शिव का स्मरण किया। घाटों पर हर हर महादेव और जय श्री राम के गगनभेदी नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना करते दिखाई दिए और स्नान के बाद राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन सहित विभिन्न मठ मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी कतारों में नजर आए। श्रद्धालुओं का कहना है कि पुरुषोत्तम मास का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। यह पावन मास लगभग 2.5 साल में एक बार आता है और इस दौरान स्नान, दान, जप, तप और पूजा पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी वजह से देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। सरयू घाटों, राम मंदिर परिसर और प्रमुख मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग, मेडिकल टीम, साफ सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैल सके। पुरुषोत्तम मास की शुरुआत के साथ अयोध्या पूरी तरह धार्मिक उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अब ये पुरुषोत्तम महीना कहता है, दोंडे का महीना है। इस महीने में वो 3 साल के बाद आता है और यहाँ पे हमारी राम कथा है। यहाँ बहुत अच्छा लगा है आकर। इसके पहले आकर गए थे, उतना अच्छा नहीं था, गंदा था। यहाँ पे वो स्वच्छता वगैरह बहुत हो गई है। अभी बहुत अच्छा व्यवस्था है, रूम भी अच्छे है, सब कुछ अच्छा है। ये कारण ये है कि पहला तो पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया। आज पहला दिन है। आज से शंकर भगवान का जल चढ़ना शुरू हुआ। दान धर्म पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है और 2.5 साल में एक बार ही आता है, इसीलिए इसका विशेष महत्व होता है। अधिक मास का फल यही मिलता है कि आपकी मनोकामना पूरी होती, शारीरिक कष्ट दूर होता है। यही सब महत्व है। स्नान तो 3-4 बजे सवेरे शुरू हो जाता है। मैंने नेट के ऊपर कहा कि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। जिन लोगों ने हमारे स्टूडेंट का जीवन बर्बाद करने का प्रयास किया, उनका जीवन बर्बाद होना चाहिए। ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही भूमिका थी और वो कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में कितने बार ये हुआ है, लेकिन राजनीति नहीं करनी है। कार्रवाई हुई है। जिन्होंने बदमाशी की उनकी आवाज़ बदमाशी पूरी निकालेंगे। राजीनामा मांगना अपोजिशन का काम है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कम दिनों में उन्होंने खोज के निकाला। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कम दिनों में खोज के निकाला। हमारी केंद्र सरकार ने खोज के निकाला, राज्य सरकार ने उसको पूरा सपोर्ट किया। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को उनका जीवन बर्बाद होना चाहिए जिन्होंने इनका जीवन बर्बाद किया, हमारे स्टूडेंट का जीवन बर्बाद किया।